जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि मध्यकालीन भारत में एकता व्यवस्था और खालसा व्यवस्था क्या थी, जिसमें हमने खालसा व्यवस्था को पढ़ लिया था। हम लोग आज बात करेंगे एकता व्यवस्था की। वैसे देखा जाए तो सामान्य तौर पर एकता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा की गई। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई 1210 में, और 1210 में उसका बेटा आराम सा गद्दी पर बैठा, लेकिन वह एक अयोग्य शासक था। उसके बाद इल्तुतमिश ने कमान संभाली और जैसे ही वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो उसके सामने कई प्रकार की समस्याएं थीं। उन समस्याओं से निपटने के लिए उसने अपने सैनिकों का जुनून बढ़ाने के लिए एकता व्यवस्था की शुरुआत की, और इल्तुतमिश को ही भारत में एकता व्यवस्था का एक तरीके से जनक या प्रारंभिक शासक माना जाता है, जिसने सुल्तान की स्थिति को मजबूत करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि एकताओं के साथ अब सुल्तान का यह दायित्व नहीं था कि वह जाकर हर भूमि से कर को वसूले। अब सैनिकों को यह जिम्मेदारी दे दी गई कि अब आप ही वसूलेंगे भूमि। वास्तव में एकता क्या होता था? एकता एक प्रकार की भूमि होती थी, और जिसमें सैनिकों को नगद वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि भूमि या जागीर दी जाती थी। भूमि या जागीर तब दी जाती है कि जब राजकोष कम हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो पूर्वगामी शासक थे, जैसे इल्तुतमिश हुआ, बलबन हुआ, ये पूर्वगामी शासक थे और इनके पास राजकोषीय व्यवस्था भी कम थी, या राजकोषीय जो वित्त की व्यवस्था थी वो कम थी। आगे चलकर यह एक परंपरा बन गई, और जो है एकता व्यवस्था के जरिए अब बड़ी बड़ी जो है भूमियां भी दी जाने लगी। एकता व्यवस्था में सैनिकों को नगद भूमि के बदले, नगद वेतन के बदले जो है भूमि दी जाती थी, या जागीर देने की व्यवस्था थी। जागीर देने की व्यवस्था थी। इस व्यवस्था का क्या महत्व था? जिस भी सैनिक के पास यह जो आ जाती थी एकता, जो जागीर एक प्रकार की जो व्यवस्था या जागीर आ जाती थी, तो उसका विशेष महत्व हो जाता था। पहला महत्व तो ये होता था कि जिस भी क्षेत्र में यह व्यवस्था लागू की गई है, तो उस क्षेत्र की कानून व्यवस्था को बनाए रखना एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण काम ये था कि उस क्षेत्र की कानून व्यवस्था को बनाए रखना। दूसरा क्या था कि रक्षा की जिम्मेदारी जो होगी वो सुल्तान के सैनिकों पर होगी। उसका उत्तरदायित्व सुल्तान का तो होगा ही होगा, लेकिन सैनिकों को ज़्यादा, क्यों कि सैनिकों को उससे क्या मिलेगा? क्योंकि उनके लिए वेतन नगद नहीं है। उनके लिए क्या है? उनके लिए जो है एक नगद भूमि की व्यवस्था की जा रही है, इनाम के रूप में नगद भूमि की व्यवस्था की जा रही है। वास्तव में देखा जाए तो एकता के कितने जो है प्रकार हो, यानी कि टाइप, आकार, कैसे कैसे आकार हो सकते थे एकता के। तो पहला आकार एक तो ये होता था कि भाई इसमें एक जो एकता होता था, इसमें पूरा का पूरा परगना शामिल हो सकता था। और दूसरा क्या होता कि परगना से छोटा हो सकता था, और या इतना बड़ा हो सकता था कि पूरी की पूरी जो सुल्तान की सरकार थी वो आ जाए उसमें, उसको भी वह एक एकता ही मानते थे। या सुल्तान की सरकार ना होकर उसके गवर्नरों की सरकार, सैनिकों की सरकार, जो उस किसी विशेष स्थानीय क्षेत्र में चल रही है। इसके अलावा हम देखें तो इस एकता व्यवस्था को जांच करने के लिए एक राजस्व लेखा किया जाता था हर वर्ष। राजस्व लेखा में क्या होता था कि जो दीवाने वजारत होता था वह हर वर्ष इसका ऑडिट करवाया करता था। अब ऑडिट करता था, और इसके जो मामले सामने आते थे उनको निपटान भी यही करने का काम करता था, यानी कि जांच करना, उसके मामलों को निपटा देना। यही इसकी जो है बहुत अच्छी व्यवस्था, यानी एक बहुत अच्छी व्यवस्था रखी गई। इसके तहत एक राजस्व ऑडिट या राजस्व लेखा परीक्षण ला दिया गया इसके लिए। और इसके क्या होती थी, अगर देखा जाए तो जो एकता व्यवस्था में अगर किसी इक्तादार या एकता की वसूली में राजस्व की सीमा ज़्यादा हो जाती थी, मान लेते हैं
कि अगर कोई भी एकता व्यवस्था थी या इक्तादार था और राजस्व की एक सीमा से ज़्यादा वसूली कर लेता था तो क्या हो जाता था, तो उसको अधिशेष में डाल दिया जाता था। अधिशेष तो आप जानते ही होंगे, जो बच जाता है उसको अधिशेष कहते हैं। और अधिशेष या फवाजिल, इस टर्म को याद रखो फवाजिल को, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फवाजिल से क्या तात्पर्य है। तो फवाजिल एक प्रकार का अधिशेष होता था और एकता की जो वसूली थी उसकी सीमा से ज़्यादा होता था तो वापस जो है कहाँ चला जाता था, दीवाने वजारत चला जाता था, अर्थात राजस्व मंत्रालय के पास इसका अधिशेष चला जाता था। आखिर देखें हम लोग कि एकता व्यवस्था के परिणाम क्या हुए। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एकता व्यवस्था के क्या परिणाम हुए। तो इक्तादार और जमींदारों के बीच गठजोड़ पैदा हो गया। पहला अगर हम बिंदु आप लिखेंगे जब, तो पहला पॉइंट है कि इक्तादार और जमींदारों के बीच जो है गठजोड़ बढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि सुल्तान अनभिज्ञ रहता था, क्योंकि युद्ध जीत कर आ गए हैं, इसको एकता दे दिया, उसको एकता दे दिया, ऐसी व्यवस्थाएं थी, इनाम के रूप में दिया जा रहा था। लेकिन इक्तादारों ने बड़े बड़े जमींदारों से गठजोड़ कर लिया। अब जो अधिशेष आना चाहिए था वो अधिशेष नहीं आ पा रहा था, जिसके कारण एक परिणाम यह हुआ। दूसरा कि भाई सुल्तान, क्योंकि इक्तादार से हम जानते हैं कि एकता की जो वसूली थी, एकता से जो पैसा आता था, जो धन आता था, उससे सुल्तान के राजकोष में बढ़ोतरी हो रही थी। लेकिन जब एकता व्यवस्था में गठजोड़ होना स्टार्ट हो जाएगा तो सुल्तान को क्या हो रहा है, अब राजकोषीय हानि हो रही है, राजकोष की हानि प्रारंभ हो गई। लोधी काल में विशेष रूप से इस व्यवस्था में हानि को और अधिकता को बढ़ावा मिला, उसका कारण हम आगे देखेंगे। इक्तादार और वसूलों, तीसरा क्या था कि इक्तादार व सुल्तान के बीच जो है संघर्ष को क्या मिला, भाई बल मिल गया। जो इक्तादार थे वे जमींदारों के साथ गठजोड़ कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं सुल्तान को इस बात की खबर लगी कि इनके बीच क्या चल रहा है, तो संघर्ष को बढ़ावा दिया। इसका एक परिणाम यह भी निकल कर आया कि इक्तादारों और सुल्तान के बीच जो है संघर्ष को बढ़ावा मिलने लगा। इसका उदाहरण देखा जा सकता है इब्राहिम लोदी के समय में, और इब्राहिम लोदी के समय में सरदारों और उसके बीच संघर्ष को बढ़ावा मिल गया था, और एक इसका बढ़िया उदाहरण आपको मिला है। अगर देखा जाए तो एक बहुत अपवाद व्यवस्था थी, एकता जो व्यवस्था थी एक अपवाद व्यवस्था थी, जिसको बाद में वाद बना दिया गया शेरशाह सूरी के समय में। तो जो एकता व्यवस्था थी इसका हस्तांतरण नहीं हो सकता था। मान लेते हैं कोई ज़मीन यहाँ है, आगरा परगना में कोई ज़मीन थी, तो आगरा परगना की ज़मीन को किसी दूसरे क्षेत्र में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता था। तो यह भी एक विवाद था और यह भी परिणाम था इस व्यवस्था का, कि इस व्यवस्था यानी कि कोई अनुपजाऊ भूमि थी, अगर कोई उपजाऊ भूमि थी उसके बदले में अगर इसका हस्तांतरण किया जाता तो हो सकता था कि यह व्यवस्था और अच्छी हो सकती थी। तो परंतु मैं कहूँ कि लोदियों के काल में यह व्यवस्था हस्तांतरणीय नहीं थी, यानी कि इसका ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता था। लेकिन शेरशाह सूरी ने, जब शेरशाह सूरी गद्दी पर बैठा 1540 के आसपास, तब इस व्यवस्था में इसने कहा कि अब एकता जो है वो उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, हस्तांतरित किया जा सकता है। हमने देखा दोनों व्यवस्थाएं देखी, हमने खालसा व्यवस्था हमने देखी पहले, और हमने दूसरी व्यवस्था देखी एकता व्यवस्था। आप दोनों को अच्छी तरीके से आप देख लीजिए एक बार, और जो है आप इन दोनों को कंपेयर करके पढ़िएगा कि दोनों के क्या परिणाम हुए और क्या इसके निष्कर्ष निकल कर सामने आए। इसमें एक बात और है कि कोई भी चीज़ अपने आप में ही वहीं से उसमें महत्व निकलेगा, वहीं से उसमें परिणाम निकलेगा, वहीं से उसकी डेफिनेशन निकलेगी। और जब आप इतना छोटा शॉर्ट में पढ़ोगे तो इसी में से आप बनाने की कोशिश करें, ना कि बाहर से इसी में इसके 4-5 डायमेंशन देखें आप। व्यवस्था क्या थी, कैसे आई, महत्व क्या था, परिणाम क्या था, राजा क्या करना चाहता था अर्थात सुल्तान क्या करना चाहता था, सुल्तान को हानि कैसे हुई, इन चीज़ों को आप यहीं से देखने की कोशिश करें। और बार बार जो अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं आप उससे थोड़ा बचने की कोशिश करें।